चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण और प्रणाम। जन्म कुंडली में आप जितनी गहराई में चले जाओ डूबते जाओगे। फलित ज्योतिष जानने का विधान केवल और केवल सूत्र है। इसलिए जन्म कुंडली में फलादेश को समझने से पहले आपको सूत्रों को समझना पड़ेगा। जन्म कुंडली के अंतर्गत जीवन का समुच्चय कोई एक ग्रह होता है। यदि आप उस ग्रह को पहचान लेते हैं सूत्रों के द्वारा, तो आप अपने या किसी के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। क्या विधाएं हैं, इसी बारे में हम आपको हर दिन कोई ना कोई वीडियो ज्योतिष के विषय पर दिया करते हैं। अब आज हम आपको एक ऐसा विषय देने जा रहे हैं जो आपको अंदरूनी ज्योतिष को जगा देगा, यानी आपको वो सूत्र बताने जा रहे हैं। अब उन सूत्रों को यदि आप समझ लेते हैं, आप देख लेते हैं, तो आपको अपने जीवन के बहुत सारी घटनाओं के बारे में पता चल जाएगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं ज्योतिष के उन सूत्रों को। जब आप किसी की जन्म कुंडली देखने के लिए आगे बढ़े, तो सबसे पहले उसका भविष्य फल देखने के लिए ये देखना जरूरी है कि जन्म कुंडली का लग्न क्या है, क्योंकि लग्न के आधार पर ही जातक के जीवन का निर्माण और उसका पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। जब तक हम लग्न को और लग्न के स्वामी की प्रकृति को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक सही भविष्य फल करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि प्रत्येक जन्म कुंडली में लग्न के अलावा एक ग्रह ऐसा होता है जो पूरी कुंडली पर अपना आधिपत्य रखता है, प्रभाव रखता है। इसे अंग्रेजी में की प्लेनेट अर्थात मूल ग्रह कहा जाता है। यही ग्रह उस व्यक्ति के जीवन का आधार होता है और उस व्यक्ति के निर्माण में उसी ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। यदि भविष्यवक्ता जन्म कुंडली और उसकी की प्लेनेट को जान ले, तो सारा भविष्य फल आसानी से स्पष्ट हो सकता है। भविष्य फल कहना एक साधना भी है, इसमें देव कृपा भी आवश्यक है। तो जन्म कुंडली, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव, रहन सहन, खान पान आदि सब कुछ उस की प्लेनेट पर ही निर्भर होता है। उसमें उस ग्रह का जैसा स्वभाव होगा, उस ग्रह की जैसी प्रकृति और विचारधारा होगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी वैसे ही गुणों का विकास देखा जाएगा पूरी जिंदगी। इसलिए की प्लेनेट को सावधानी के साथ देखना चाहिए। इसके लिए कई तथ्य विचारणीय हैं। भविष्यवक्ता को इन तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। ये तथ्य मूलतः हम 4 भागों में लेते हैं। नंबर 1, लग्न और उसका अधिपति। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेष है और मेष लग्न का अधिपति है मंगल। फिर लग्न पर जिस ग्रह का प्रभाव है, अर्थात जैसे मेष लग्न पर कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और सबसे अधिक बलवान ग्रह कौन सा है, क्योंकि उसी बलवान ग्रह के मुताबिक उस जीवन में उसके फल घटित होंगे। लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ हो उस पर ध्यान करना और लग्न पर जिस ग्रह की दृष्टि हो उस पर ध्यान करना है। तो इन तथ्यों का सावधानी पूर्वक पूरा अध्ययन करना चाहिए। अगर लग्न में 2 ग्रह बैठे हैं, तो जो ग्रह अधिक डिग्री वाला हो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए और डिग्रियों में भी सम और विषम अवस्था के अनुसार डिग्रियां लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि लग्न पर 1 से अधिक ग्रहों की दृष्टि है, तो जिस ग्रह की दृष्टि अधिक बलवान होगी उसी ग्रह को की प्लेनेट मानना चाहिए। विशेष दृष्टि की चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 7वें भाव को या 7वें दृष्टि से देखते हैं। 7वीं राशि को देखता है प्रत्येक ग्रह। परंतु 3 ऐसे ग्रह भी हैं जिन्हें विशेष दृष्टि प्राप्त है। वो हैं शनि, जिनकी 7वें स्थान को तो देखने के साथ साथ तीसरे और 10वें स्थान को भी देखने के पूर्णतः प्राप्त है। और उसकी दृष्टि का जो
प्रभाव सप्तम भाव पर या सप्तम राशि पर पड़ता है, वही प्रभाव तीसरी तथा 10वीं राशि पर भी पड़ता है। सूत्र हो गया यह। इसी प्रकार गुरु 7वें स्थान को देखने के साथ साथ 5वें और 9वें स्थान को भी पूर्णता के साथ देखता है, और ये इन दोनों स्थानों पर भी उतना ही प्रभाव रखता है जितना सप्तम स्थान पर रखता है। मतलब 5वें और 9वें में भी बहुत अच्छा वही दृष्टि का प्रभाव रहेगा जो सप्तम पर है। मंगल 7वें स्थान को या अपने स्थान से 7वीं राशि को पूर्णता के साथ देखने के अलावा चौथे और 8वें भाव को भी पूर्णता के साथ देखता है। इस प्रकार ज्योतिष दर्शकों को चाहिए कि वे ग्रहों की दृष्टि पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस राशि में या जिस भाव में बैठा है वह उतना शक्तिशाली या प्रभावपूर्ण नहीं होता जितना कि उस स्थान पर जहाँ उसकी दृष्टि होती है, मतलब वो जहाँ देखेगा वहाँ उसका प्रभाव ज़्यादा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है तो वह संतान के लिए बहुत अधिक बाधाकारक नहीं है, लेकिन यदि वह एकादश भाव में बैठा है और उसकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है तो इसका प्रभाव यानी दृष्टि का प्रभाव अधिक रहेगा, और यह दृष्टि संतान के लिए अत्यंत घातक होगी। ठीक है, तो दुष्ट ग्रह या स्थान भी समझना चाहिए। दृष्ट ग्रह या स्थान किसे कहते हैं? जो दृष्ट का मतलब होता है देखा जाता है, और इसी प्रकार दृष्टा ग्रह जो उसे देखता हो। तो गणित के द्वारा स्पष्ट कर ले कि कौन सा ग्रह कितने दृष्टि अंश से उसे देख रहा है। ठीक है, अब और समझिए, यदि नैसर्गिक रूप से कोई पापी ग्रह शुभ भाव का स्वामी हो जाए तो उसकी दशा में वह पापी ग्रह शुभ फल ही प्रदान करेगा। ठीक है, यदि नैसर्गिक रूप से कोई पापी ग्रह, मान लो शनि है, राहु है, केतु है, कोई भी पापी ग्रह, चंद्रमा है, शुभ भाव का स्वामी हो अगर, तो उसकी दशा में वह पापी ग्रह शुभ फल ही प्रदान करेगा। तो उदाहरण के लिए मंगल पापी ग्रह है मान लो, और वो 9वें भाव में जो कि शुभ भाव है बृहस्पति का, अब वहाँ बैठा है। स्थित होने पर अपनी दशा में अनुकूल और श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, यह सूत्र निश्चित मान लीजिए। यदि शुभ ग्रह अशुभ स्थानों में बैठा हुआ है तो, या अशुभ स्थानों का स्वामी हो, तो उस ग्रह की शुभता समाप्त हो जाती है, यानी शुभ ग्रह की शुभता समाप्त हो जाती है, और अपनी दशा में वो शुभ फल न देकर अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो का अपना एक अलग मूल्य है, इसका मूल्यांकन आप करेंगे, आपकी समझ आपको बढ़ाना है। चलिए, यदि त्रिकोण का स्वामी है, जन्म कुंडली में त्रिकोण कौन कौन से हैं? लग्न को भी त्रिकोण ही माना गया है, चूंकि लग्न का नाम अलग रख दिया गया है लग्न, बाकी पंचम और नवम ये मूल त्रिकोण है। यदि त्रिकोण का स्वामी है तो वह ग्रह भले ही पापी या अशुभ हो, परंतु अपनी दशा में अनुकूल फल ही प्रदान करेगा। यदि नैसर्गिक पापी ग्रह मतलब स्वभाव से ही जो पापी ग्रह है त्रिकोण का स्वामी हो, तो वह स्वतः ही शुभ हो जाता है। कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ, पर यदि वह तीसरे, छठे या 11वें भाव का मालिक होगा तो पापी ही माना जाएगा, क्योंकि ये त्रिषडाय शेष हैं। तो
भविष्य काल का अध्ययन करते समय राहु के बारे में कैसे निश्चय करेंगे? याद रखिए, राहु की राशि है कन्या, ये माननी चाहिए। हालांकि कन्या बुध की मीन राशि है नैसर्गिक रूप से, लेकिन राहु की राशि कन्या है। राहु कहीं भी बैठा हो लेकिन कन्या का प्रतिनिधित्व करेगा, अर्थात राहु कन्या राशि का स्वामी होता है और मिथुन राशि इसकी उच्च राशि मानी जाती है। यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में या छठे भाव का स्वामी छठे भाव में अथवा 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो वह पापी या पाप फल देने वाला नहीं माना जाता। सूत्र नोट कर लीजिए। अब और एक सूत्र देखिए, यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी बलवान या स्वराशि का अथवा उच्च राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है और अनेक लोग उसके अधीन कार्य करते हैं। सूत्र है, और सूत्र देखिए छठे घर को लेकर के। यदि छठे घर का स्वामी छठे भाव में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत साहसी होता है और शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करता है। ठीक है, एक सूत्र और जब समझिए, यदि 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो वह जातक लक्ष्मीपति और सुख सौभाग्य का स्वामी होता है। सूत्र है, यदि पापी ग्रह केंद्र के स्वामी हो, केंद्र कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10। तो यदि पापी ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो वे शुभ फल देने वाले माने जाते हैं, पर लग्न के स्वामी की अपेक्षा चतुर्थ भाव का स्वामी अधिक बलवान होता है, इससे भी अधिक सप्तम भाव का स्वामी और उससे भी अधिक दशम भाव का स्वामी बलवान माना जाता है। और सूत्र देखिए, पंचम भाव के स्वामी की अपेक्षा नवम भाव का स्वामी विशेष बलवान होता है। इसी प्रकार त्रिषडाय में तीसरे से छठे भाव का स्वामी अधिक बलवान होता है और इससे भी अधिक बलवान 11वें भाव का स्वामी होता है। सूत्र देखिए, और यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामी हो तो ऐसा ग्रह विशेष बलवान होता है तथा अपनी दशा में विशेष अनुकूल फल देने में सहायक होता है। सूत्र देखिए, चंद्रमा यदि बुध और शुक्र, यदि चंद्रमा बुध या शुक्र लग्न चतुर्थ सप्तम या दशम भाव का स्वामी हो तो वह शुभ नहीं रहते। फिर से नोट कर लीजिए, चंद्रमा बुध या शुक्र लग्न चतुर्थ सप्तम या दशम भाव के स्वामी हो तो शुभ नहीं रहते और अपनी दशा में शुभ फल नहीं देते यदि केंद्रेश होंगे तो। सूत्र, त्रिकोण पतियों की अपेक्षा त्रिषडाय के स्वामी अधिक बलवान होते हैं। केंद्र लग्न 5, 9, इसकी अपेक्षा त्रिषडाय के स्वामी तीसरे छठे और 11वें के स्वामी अधिक बलवान होते हैं तथा इससे भी बलवान अधिक होते हैं केंद्र के स्वामी। सूत्र देखिए, यदि कमजोर चंद्रमा सूर्य मंगल या शनि केंद्र के स्वामी हो, कमजोर चंद्रमा सूर्य मंगल या शनि 1, 4, 7, 10 के स्वामी हो तो अपनी दशा में अनुकूल फल देने में सहायक होते हैं। लग्न का स्वामी पाप ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो, पर यदि वह लग्न में ही हो तो शुभ फल देता है। याद रखिए, अगर दशम भाव का स्वामी पाप ग्रह हो पर यदि वह दशम भाव में होता है तो शुभ फल देता है। सूत्र नोट करिए, अगर पाप ग्रह चौथे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में ही हो तो शुभ फल नहीं देता। यदि सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और सप्तम भाव में ही हो तो कोई विवाह उसके एक विवाह का योग बन जाता है।
इस बात का विचार करना है। सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और सप्तम भाव में ही हो तो कई विवाह होते हैं, कोई रुकावट नहीं। पर यदि स्त्री की कुंडली में हो ऐसा, तो ऐसी स्त्री को अपने जीवन में पूर्ण पति सुख प्राप्त नहीं होता, यदि सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह है तो। यदि केंद्र या त्रिकोण में क्रूर ग्रह हो तो ऐसे ग्रह दरिद्रता लाने में सहायक होते हैं। यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो तो ऐसे शुभ ग्रह अपनी दशा के प्रारंभ में ही शुभ फल प्रदान कर देते हैं, बीच में आखिरी में पता नहीं, कम हो जाते हैं। लग्न की गणना केंद्र में नहीं करना चाहिए, अपितु भविष्य फल स्पष्ट करते समय इसकी गणना त्रिकोण में करना चाहिए। यह भी एक सूत्र है। अगर सौम्य ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो शुभ फल दे सकते हैं, पर यदि केंद्र के स्वामी पाप ग्रह हो तो वे अनुकूल फल नहीं दे पाएंगे। अगर केंद्र का स्वामी पाप ग्रह हो तो अनुकूल फल नहीं देगा, परंतु यदि वो त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए तो निश्चय ही अच्छा अनुकूल फल देने में सहायक होता है। यह सूत्र याद रखिए। पुनः यह सूत्र और नोट करिए। दूसरे स्थान के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी स्वतः प्रभाव युक्त या फलदायक नहीं होते, अपितु वे जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार पर साहचर्य के हिसाब से फल देते हैं। यदि कोई भी ग्रह 2 स्थानों में से एक स्थान में शुभ हो और दूसरे स्थान में अशुभ हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे भाव शुभ हैं या अशुभ। यदि शुभ है तो वह शुभ फलदायक होगा, पर यदि वह भाव अशुभ है तो अशुभ फलदायक होगा। सूत्र देखिए। यदि दूसरे भाव का स्वामी मित्र ग्रह के साथ बैठा हो तो मित्र द्वारा धन लाभ करवाता है। इसी प्रकार यह शत्रु के साथ बैठा हो तो शत्रु के द्वारा धन लाभ देने में समर्थ होगा, क्योंकि दूसरा घर धन का है। व्यय भाव का स्वामी जो कि 12वां घर है, वहां का स्वामी मित्र ग्रह के साथ बैठा हो तो मित्र द्वारा धन लाभ कराएगा। इसी प्रकार यह शत्रु के साथ बैठा हो तो वह शत्रु के द्वारा धन लाभ देने में समर्थ होगा। व्यय भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो धर्म कार्य में बहुत खर्चा करता है, ऐसा व्यक्ति दानी होता है। यदि 6ठे भाव के स्वामी के साथ हो तो रोग मुक्ति के लिए जरूरत से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। धनेश और बेश जिस ग्रह के साथ होगा उसी प्रकार से ये दोनों ग्रह कार्य करेंगे। यह सूत्र है। यदि अष्टम भाव का स्वामी लग्न का स्वामी भी हो तो वह शुभ फलदायक होता है, जैसे मंगल हो गया, शुक्र हो गया, मेष वृष इत्यादि 2 ही ऐसे मेष और तुला बनती हैं। अगर तुला लग्न में है तो अष्टम स्थान मेष होगा, अगर मेष लग्न में है तो अष्टम स्थान मंगल का होगा, यानी लग्नेश और अष्टमेश दोनों हो जाएंगे। अब देखिए, जो अष्टम स्थान का स्वामी है अगर लग्न का भी स्वामी हो जाए तो वह शुभ फलदायक होता है, अष्टम का फल नहीं देगा। निश्चित रहिए। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी होते हैं। केवल कर्क में चंद्रमा के स्वामी, तो कर्क का आधिपत्य मिला हुआ है, और सिंह राशि सूर्य को, एक एक राशियां मिली इनको, तो सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी होते हैं। अतः यदि ये अष्टमेश भी हों तो विपरीत फलदायक नहीं होते हैं। ज्योतिष का ये बड़ा बिरले सूत्र है। अच्छा, 6ठे भाव का स्वामी जहां भी होगा उस भाव का नाश ही करेगा और उस भाव से संबंधित परेशानियां ही प्राप्त होंगी। अब मारक भावों का विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों ही मारक भाव हैं, पर इन दोनों में भी द्वितीय भाव और द्वितीयेश
विशेष मारक है तथा दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा हो वह ग्रह की दशा में भी मृत्यु संभव होती है। यदि सप्तम भाव के स्वामी गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा हो तो इनमें सबसे अधिक मारक ग्रह होगा गुरु तथा इससे कम मारक होगा ग्रह शुक्र और इससे भी कम मारक होगा बुध और सबसे कम मारक होगा चंद्रमा। यदि किसी भी केंद्र का स्वामी किसी भी त्रिकोण के स्वामी से संबंध कर जाए तो ऐसी स्थिति में बन जाता है राजयोग। अगर केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिषडाय, तीसरे, छठे, 11वें त्रिषडाय के स्वामी का संबंध होता है तो राजभंग योग होता है। यदि कोई ग्रह अष्टम व नवम भाव का स्वामी हो तो ऐसा ग्रह राजभंग योग कारक ही होता है। अगर कोई ग्रह केंद्र का स्वामी हो और त्रिकोण में बैठा हो अथवा त्रिकोण का स्वामी हो और केंद्र में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में विशेष राज्य कारक योग बनता है। यदि शुक्र दूसरे भाव में हो तो जातक सेक्स में विशेष रुचि रखता है तथा उसके जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं क्योंकि शुक्र सेक्स का विशेष कारक ग्रह माना जाता है, सुख सुविधाओं वाला ग्रह है। योग कारक की महादशा में योग कारक की अंतर्दशा हो जाए तो विशेष व्यक्ति को लाभ होता है और सभी ग्रह अपनी दशा में जब अपनी ही अंतर्दशा आती है तो शुभ फल प्रदान नहीं करते, ये भी नोट कर लीजिए। अपितु अपने मित्र की अंतर्दशा आने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मेरे भाइयों बंधुओं, ये रहे कुछ सूत्र। आपको इससे कुछ ज्ञान मिला या नहीं, यह आपके काम का है या नहीं, मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको और भी ऐसे सूत्र तलाश करके दे सकूं। तो वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं आप सभी से विदा। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।